मैदान का भौतिक विभाग यह 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था सिंधु सतलज का मैदान। हमने पिछले वीडियो में इनके बारे में समझे थे और पढ़े भी थे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ? इस मैदान का जो निर्माण है, गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। इनके द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी के जमाव से और इसका विस्तार जो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े भाग पर हुआ। इस मैदान में भूमिगत जल कम गहराई पर मिलता है और भूमि के मानसूनी हवाओं पर यह भरपूर वर्षा होती है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार गंगा और यमुना के पश्चिम मैदान में अधिक है और इससे साल में एक से अधिक फसलें ली जाती हैं, जिसे हम गहन कृषि कहते हैं। इसलिए यह क्षेत्र सघन आबादी वाला क्षेत्र माना गया है। मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जिसमें भाबर, तराई, बांगर और खादर यह निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। आइए इसको देखते हैं, विस्तार से वर्णन भी करते हैं और समझते हैं कि इन भाबर, तराई, बांगर, खाद किस प्रकार विकसित हुआ। पहला पॉइंट है भाबर। यह शिवालिक के तलहट की नदियां जो पर्वत के नीचे उतरते समय जो छोटे छोटे चट्टानी और टुकड़ों का जो जमाव होती है, इस भू आकृति को ही हम भाबर कहते हैं। इस क्षेत्र में पानी जो है पत्थरों के जमाव के नीचे बहता है। आइए इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो कि यह इस प्रकार के निर्माण को भाबर कहते हैं। गंगा के मैदान में यह भाबर इस प्रकार दिखाई देता है, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तराई का अर्थ होता है भाबर प्रदेश में जो विलुप्त हुई नदियां हैं वह मैदानी जो भागों में पुनः दिखाई देने लगती है और उस जगह में जल अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, लेकिन उस क्षेत्र में एक दलदली सा बन जाता है। इसे ही हम तराई कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में कृषि का भी विकास हुआ था। बांगर किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। उत्तरी मैदान का बड़ा भाग जो पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है, यह बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, इसे बांगर कहते हैं। यह मैदान कम उपजाऊ है, यहाँ मोटे अनाज की खेती भी की जाती है। खादर किसे कहते हैं? जब वर्षा काल में नदियां बाढ़ के मैदान में प्रति वर्ष नए काप मिट्टी का निक्षेप करती है और इस निक्षेप मिट्टी को खादर ही कहते हैं और यह अत्यधिक उपजाऊपन क्षेत्र माना गया है। इस मिट्टी का विस्तार भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में माना गया है। आइए देखते हैं गोखुर झील किसे कहते हैं। गोखुर झील का निर्माण नदी जो है उनके मोड़ से होता है। जब कभी बाढ़ आती है तो नदी जो है अपने घुमावदार मार्ग को छोड़कर जब सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है तो इस तरह के जो घुमावदार में छूटे हुए जो भाग है उसमें कुछ जल भर जाता है, जिसे जल या झील भी कहते हैं। और इसकी आकृति जो है गोखुर का अर्थ आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इसकी जो आकृति होती है वह गाय के जो खुर होते हैं, आप देखे होंगे गाय जो पैर में उसके नीचे सभी तल्ला बोलते हैं, जो खुर बोलते हैं उसको, तो खुर के समान होने के कारण इसे गोखुर झील के नाम से यह जाना जाता है। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं 2.15। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि गोखुर झील का इस प्रकार से निर्माण हुआ है और इसका नाम भी गोखुर झील के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो गाय के खुर के समान इनका गोखुर झील के रूप में निर्माण हुआ। ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान देश के पूर्वी राज्य असम में स्थित और ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह दोनों ओर एक संकरी पट्टी के रूप में फैली हुई है। इस चित्र माध्यम से देख सकते हो ब्रह्मपुत्र की नदी का निर्माण। इस मैदान का जो निर्माण है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो लाई गई काप मिट्टी के जमाव से ही हुआ था, जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। यह मैदान बहुत उपजाऊ है और यहाँ वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए इस मैदान में जूट एवं चावल अधिक पैदा किया जाता है। और इस मैदानी क्षेत्र में ऊपरी ढलानों पर चाय के बड़े बड़े बागान भी लगाए जाते हैं। इस मैदानी का प्रमुख जो नगर है गुवाहाटी है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर जो पश्चिम बंगाल के विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का बनाती है या निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह दलदली क्षेत्र है और यहाँ सुंदरवन जो वृक्ष है अधिक मिलते हैं, जिसके नाम से इस पर डेल्टा का नामकरण हुआ था। डेल्टा का अर्थ होता है जैसे सागर में मिलने से पूर्व जो नदी रहती है वह वृद्धावस्था, मतलब उसकी जो गति है वह धीमी हो जाती है। यह नदी जो है अत्यंत जैसे ढाल में मंद गति से क्या होती है, उनका जो वेग है, जल का वेग जो है कम होने लगता है। इससे नदी का जो अवसाद है, वहन की क्षमता कम हो जाती है। अतः जो नदी अपने साथ अवसादों को बहाकर लाए हुए अन्य अवसाद होते हैं वह अपने आप क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं एक जगह, और कुछ समय बाद वह अवरुद्ध होने के कारण कई शाखाओं में बढ़ जाती है और वह अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नदियों के माध्यम से वो क्या होती है, समुद्र तक पहुंचती है। और इस तरह नदी द्वारा निर्मित जो होती है त्रिभुजाकार स्थलाकृति को ही हम डेल्टा कहते हैं।